हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, हम लोग आज हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के बीसीके के लेक्चर नंबर 3 के साथ। बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से मेरे साथ जुड़ना बच्चे और आना। याद करो, हम लोग जब अपने लास्ट लेक्चर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी को देख रहे थे। हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ नीतियाँ जो होती हैं रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, जो ट्रेड को, कॉमर्स को, व्यापार को रोकती हैं, है ना। अलग अलग आप कह सकते हो बाबू कस्टम ड्यूटी लगा करके, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेशन पॉलिसी से। फिर बच्चे याद करो, हम लोग उसी पब्लिक पॉलिसी के दूसरे टाइप पे आए थे और रेगुलेटरी की बात हम लोग कर रहे थे बच्चे वहाँ पे, है ना। हम लोग वहाँ बात कर रहे थे रेगुलेटरी की। जैसे ही बात हमने रेगुलेटरी की थी बच्चे, याद अगर आपको हो तो उस रेगुलेटरी में हमने क्या समझ लिया था, वहाँ पे बातें हमने ये समझ ली थी कि रेगुलेटरी में होता क्या है कि रेगुलेट करता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, है ना। जिसमें रिजर्व बैंक की अगर बात करो तो रिजर्व बैंक जो है वो हमारे देश में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उन सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है ना बाबू। तो इसको हम लोग रेगुलेटरी प्रैक्टिस कहते थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सेबी जो है बच्चा, वो सेबी पूरे के पूरे हमारे देश में जितने भी शेयर मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं, शेयर्स को खरीदे बेचे जाते हैं, उस पूरे को रेगुलेट सेबी करता है। फिर हमने देखा था कि जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन सबको रेगुलेट आईआरडीए करता है। ये सारी चीज़ें हमने बड़े आराम से देख ली थी, है ना बच्चा। इसके बाद अब इसी पब्लिक पॉलिसी के नेचर का बाबू तीसरा हमें पब्लिक पॉलिसी समझना है और इसका नाम है फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज, है ना। तो बड़े ध्यान से मेरे साथ जुड़ना बच्चा आज के इस लेक्चर में और देखना पब्लिक पॉलिसी का जो तीसरा टाइप है जिसको फैसिलिटेटिंग पॉलिसी कहते हैं। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है बाबू, याद रखना, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सुविधा देना, है ना। अलग अलग सुविधाओं को मतलब प्रदान करना, फैसिलिटीज़ देना, ये इसकी बात कर रहा है। तो आना मेरे साथ बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से बच्चे और थर्ड पब्लिक पॉलिसी के टाइप को समझना जिसका नाम फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है। और देखो ये पॉलिसी क्या कहता है बच्चा पट्टी, ये पॉलिसी फैसिलिटेटिंग पॉलिसी आर द वंस विच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी। ये वो पॉलिसियाँ होती हैं फैसिलिटेटिंग पॉलिसी जो एक्टिविटी को, अलग अलग कामों को, अलग अलग वर्क को फैसिलिटेट करती हैं, सुविधाएं पहुंचाती हैं। कहता है द कंड्यूसिव पॉलिसीज टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, आर एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। ये लो बच्चा, कहता है कि हमारे देश में अभी जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज को जो डेवलप करने के जितने भी सरकार के द्वारा जो पॉलिसियाँ लाई गई हैं बाबू, ये पॉलिसी क्या है, इसी को हम लोग फैसिलिटेटिंग पॉलिसी कहते हैं। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी। कहता है एनएसडीसी का फॉर्मेशन इज़ अनदर फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। ये देखो, मतलब कि देश के लेवल पे, पूरे नेशन के लेवल पे लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करने का जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी भी बाबू क्या है, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। ये लोगों के अंदर ह्यूमन कैपिटल, हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करता है ना। ये लोगों के अंदर स्किल के डेवलपमेंट की बातें करता है। कहता है अनदर फैसिलिटेटिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी विल लर्न मोर अबाउट दीज रेगुलेटरी बॉडीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। कहता है कि हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे इस तरह के रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में अगले चैप्टर में, है ना बच्चा। आना बड़े ध्यान से, आगे बढ़ना। और देखो क्या कहता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी। अब जैसे ही बात आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी की करते हो, कहता है इफ़ वी लुक एट द इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट शोड ऑल साइंस ऑफ स्टैग्नेशन, है ना। कहता है अगर हम लोग अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो आपको बाबू हमारे अर्थव्यवस्था को देख करके महसूस हो गया होगा कि हमारा अर्थव्यवस्था जो था वो स्टैग्नेटेड था, रुका हुआ इकॉनमी था, वो इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रहा था। अबाउट 47% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1951। कहता है कि तकरीबन 47% जो हमारे देश की जनसंख्या थी वो गरीबी रेखा से नीचे थी। कब? 1951 की ये बात है, 1951 की ये बात है। कहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 72% ऑफ द वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। कहता है उस समय 72% जो वर्क फोर्स था, मतलब कि जो लोग काम करने के लिए कैपेबल भी थे और काम करने के लिए बाबू विलिंग भी थे,
उन सारे लोगों में से तकरीबन 72% किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड टू नियरली 50% ऑफ द नेशनल इनकम। बाबू हमारे देश के पूरे इनकम में से कहता है कि एग्रीकल्चर इकलौता ऐसा सेक्टर था जो 50% तक कंट्रीब्यूट करता था, है ना बच्चा? फिर देखो बच्चा क्या कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज एट अ वेरी लो लेवल विथ ओनली 2% ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। कहता है एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो बहुत ही लो था, इसमें से सिर्फ 2% ही वर्क फोर्स जो थे जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे। इन एडिशन टू दिस देयर वॉज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। कहता है कि इसके अलावा इंडस्ट्री में किसी भी तरह का मुश्किल से ही कोई एडिशन होता था, मतलब कोई नई इंडस्ट्री बड़े मुश्किल से ही सेटअप हो पाती थी, वरना पुराने ही इंडस्ट्रियों को चलाया जा रहा था। द इंडस्ट्रीज विच वर प्रीडोमिनेंट वर कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। कहता है कि वो उद्योग धंधे जो पहले से चल रहे थे उन उद्योग धंधों में कॉटन का, टेक्सटाइल का, जूट का, यही सारे कुछ इंडस्ट्री थे। दे ऑल्सो सफर्ड अ मेजर सेटबैक। कहता है इन इंडस्ट्रियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है। एज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, टुडेज बांग्लादेश, एंड एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहता है जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे जो मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में, और अभी के समय की अगर बात की जाए तो वो सब बांग्लादेश में है। तो ऐसे केस में वो सारे जो जूट प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज़ थे वो जो उस एरिया में गए, बाबू उस एरिया में जाने से सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि अब उन लोगों को रॉ मटेरियल, कच्चे मालों की दिक्कत होने लगी थी। इंडियन इकॉनमी वॉज सफरिंग विथ लो एग्रीकल्चर आउटपुट। कहता है हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो कम से कम एग्रीकल्चर से कम आउटपुट के परेशानी से जूझ रहा था। लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण की बहुत कम नए स्कोप देखे जा रहे थे। लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम। हमारे अर्थव्यवस्था में जो नेशनल इनकम था वो बहुत ही कम था। हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा गरीबी था और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी था। स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कहता है अर्थव्यवस्था का विकास भी बहुत ही धीमा था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहता है कि आज़ादी के बाद द गवर्नमेंट वॉज लुकिंग फॉर गाइडिंग पॉलिसीज टू मेक इंडियन इकोनॉमिकली विएबल। कहता है कि अब ये सारी समस्याएं जो थी तो आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकार जो है वो कुछ इस तरह के आर्थिक नीति के तरह की तलाश कर रही थी बच्चे, जिन आर्थिक नीति से, इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सके, वो डेवलप कर सके, ये सारी चीज़ें। फिर कहता है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड पैटर्न ऑफ कोर्स ऑफ एक्टिविटी। क्या कहता है अगर बात आप पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन की करो, इसके इम्प्लीमेंटेशन की करो, तो पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका लागू होना, उसका निर्माण होना, वो एक बहुत ही प्लान्ड एक्टिविटी है बाबू। जब तक आप प्लानिंग के साथ नहीं करोगे, आप देश की समस्याओं को देखते हुए जब तक आप इन सारे नीतियों का निर्माण नहीं करोगे, तब तक समस्याएं जो हैं वो आपके देश की उसका समाधान होने वाला नहीं है। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड अ थॉरली क्लोज निट रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज। कहता है कि हमारी जो नई सरकार थी उसने इस बात को ढूंढ निकाला था कि किस तरह से इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी है गवर्नमेंट के बीच में और अलग अलग एजेंसियों के बीच में। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियरी। नेचुरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड एंड एक्सेप्टेड इन 1950। कहता है कि अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो संविधान था, जो नियम कानून था, उसको 1950 में उसको स्वीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन आउटलाइंस द नेचर ऑफ पॉलिसीज टू बी टेकन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कहता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, आउटलाइंस द नेचर्स ऑफ पॉलिसीज। कहता है कि वो अलग अलग नीतियों के बारे में वो हमें बताता है। टू बी टेकन फॉर द ग्रोथ, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है अपने इकॉनमी के ग्रोथ के लिए, अपने इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए।
कहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 2 मेजर पॉलिटिकल थॉट्स वर रीनिंग द वर्ल्ड। कहता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 2 तरह के आप कह सकते हो बाबू पॉलिटिकल थॉट्स थे, पॉलिटिकल सोच थी जो पूरे देश को परेशान की हुई थी, है ना, या यूं कह सकते हो कि 2 तरह की सोच थी जो पूरे देश में हावी थी। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलोड अ स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर विद इंडिविजुअल ओनरशिप। उन दोनों में से कोई एक की अगर बात की जाए या पहले की बात की जाए तो पहली उसमें से थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉलो कर रहा था, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेटाइज थी, मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेट ओनरशिप में था। फ्रीडम ऑफ चॉइस वॉज द बज वर्ड। कहता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस जो था वो सबसे बड़ा वर्ड था, है ना, मतलब हर किसी को अपने आज़ादी से चीज़ों को चुनने की, व्यापार को चुनने की या किसी भी तरह के काम को चुनने की हर किसी को आज़ादी दी जाती थी इस इकोनॉमी में। गवर्नमेंट्स रोल वॉज टू प्रोवाइड अ स्मूथ बिजनेस एंड वर्क इन्वायरमेंट। सरकार का रोल बस इतना था कि वो एकदम स्मूथली, है ना, बिजनेस के इन्वायरमेंट को, वर्क के इन्वायरमेंट को तैयार कर सके ताकि हमारा बिजनेस, हमारा वर्क जो है वो चलता रहे। ऑन द अदर हैंड सोवियत यूनियन फॉलोड अ कम्युनिस्टिक मॉडल। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आप सोवियत यूनियन की करते हो तो सोवियत यूनियन जो था वो सोशलिस्ट, जिसको कहते हो तुम, कम्युनिस्टिक मॉडल को अपनाए बैठा था। वेयर द स्टेट ओन्ड एवरीथिंग, जहाँ पे हर कुछ किसका होता था, सरकार का होता था। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन वर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि जितना भी उत्पादन का काम होगा, प्रोडक्शन का काम होगा, वो सारा का सारा प्रोडक्शन का काम किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के। विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ये भी कहता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही मजबूत था। और फूड एंड अदर नीड्स, जिसमें लोगों की जो और तरह की ज़रूरतें थी, उन ज़रूरतों को पूरा हमारे देश की सरकार करती थी। मेनी ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन नेशन साइंड द वॉर्सो पैक्ट एंड फॉलोड द कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। कहता है कि बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने वॉर्सो पैक्ट को साइन किया था, जो कम्युनिस्ट पैटर्न पे बेस्ड था, और वो लोग उसी पैटर्न से अपनी इकोनॉमी को चला रहे थे। द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस लाइक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी followed a capitalist model with the presence of several socialistic drives like public transport, healthcare system। कहता क्या है, कहता है बहुत सारे यूरोपियन नेशन ऐसे भी थे जिन्होंने कैपिटलिस्टिक मॉडल को अपनाया था, लेकिन वो लोग कैपिटलिस्टिक मॉडल को अपनाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज थे, है ना, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, हेल्थ केयर की सर्विस हो गई, ये सब अभी भी सरकार के हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, ये कहता है बच्चा, है ना। फिर देखो हमारे देश की बात आती है, कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक पैथ, है ना। हम लोग के देश की जो सरकार थी, हमारे देश के सरकार ने बाबू कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अपनाया था, है ना। इस बात को तो आप लोग जानते हो, तो आना बड़े आराम से इसको देखना बच्चा। और देखो क्या कहता है, ये कहता है बच्चा यहाँ पे, कहता है ये, हाँ, कहता है अ मिक्स ऑफ पॉलिसीज बोरोड फ्रॉम बोथ कैपिटलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। कहता है कि एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर बाबू, पॉलिसियों का, जिसमें पॉलिसियां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से भी उठाई गई हों, जिसमें पॉलिसियां, जिसमें नीतियां कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी से भी उठाई गई हों, और उन दोनों इकोनॉमी से निकाली गई पॉलिसियां, बनाई गई पॉलिसियां जो थी वो हमारे देश में लागू की गई थी, और हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना गया था। कहता है द फर्स्ट मेजर गोल ऑफ इंडियन पब्लिक पॉलिसीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज इन द एरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लो, कहता है कि जो सबसे पहला मेजर गोल जो था, है ना, इंडियन पब्लिक पॉलिसीज का, है ना, हमारे देश के नीतियों का आज़ादी के बाद, वो था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समाज का और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट। वाइड रेंजिंग पॉलिसीज वर फॉर्मुलेटेड इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कहता है बहुत सारे पॉलिसियाँ, बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई थी हमारे देश में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। Many policies were included into statutes like industries। कहता है कि बहुत सारी पॉलिसियां जो थी
उसको शामिल किया गया था बाबू स्टैच्यूज लाइक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये लो, कहता है कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना था 1951, उसमें बहुत सारी नीतियों को इंक्लूड किया गया था। अदर वर केप्ट एज डायरेक्टिव इन द वेरियस प्लान डॉक्यूमेंट्स, कहता है, और बाकी सबको एक डायरेक्टिव के तौर पे प्लान वेरियस प्लानिंग के साथ एसोसिएट कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टम अगेंस्ट इंपोर्ट्स, कहता है हमारे देश की सरकार जो थी वो इंपोर्ट्स के अगेंस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। इट वॉज डन इन ऑर्डर टू डेवलप द नेशंस ओन इंडस्ट्री, हमारे देश की सरकार इंपोर्ट करना भी अगर चाहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए करना चाहती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश टू मेक इकोनॉमिक प्लान्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कहता है आज़ादी के बाद हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बच्चा अगर आपको याद हो तो साल था 1951 का, जब हमारे देश में पहली बार प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। आपको याद होगा बाबू, उसके चेयरमैन जो थे वो प्रोफेसर महलनोबिस थे। प्रोफेसर महलनोबिस ने सबसे पहली बार 1951 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, और उन्हीं का काम था देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए अलग अलग तरह के प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना। फॉर ऑल पॉलिसी डायरेक्शंस द 5-year प्लान बिकम द मेजर सोर्स, कहता है कि हर पॉलिसियों की अगर बात की जाए तो जितनी भी पॉलिसियां हैं उन सारे पॉलिसियों के लिए 5-year प्लान जो था वो मेजर सोर्स बन गया था। मतलब सारी की सारी पॉलिसियां 5 सालों के लिए बनाई जाती थी। दीज पॉलिसीज वर ऑफ 2 types, वन ऑफ रेगुलेशन एंड अदर ऑफ प्रमोशन, कहता है ये सारी पॉलिसियां 2 तरह की होती थी। पहला होता था बाबू रेगुलेशन और दूसरा होता था प्रमोशन की पॉलिसी। तो इस रेगुलेशन और प्रमोशन के पॉलिसी को प्रिपेयर किया गया था, और इसी पॉलिसी के तहत हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो हमारे इकोनॉमी को चला रही थी। इट मे बी नोटेड दैट नीति आयोग हैज़ नाउ रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन, और इस बात को भी आपको याद रखना होगा कि वो साल था 2000 का, ईयर 2000 में जो प्लानिंग कमीशन था उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया था? नीति आयोग ने, है ना। कहता है लॉज लेट डाउन व्हाट कुड बी डन और नॉट डन बाय एंटरप्रेन्योर्स, कहता है कि लॉ नियम कानून बनाए गए हैं इस चीज़ के लिए कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहता है दिस कुड बी in the larger area like what goods can be produced by the public or whether certain goods can be produced only by government agencies। कहता है क्या कि अब ऐसे केस में इस बात का निर्धारण, इस बात का निर्णय कि कौन से वो गुड्स होंगे जिन गुड्स को प्रिपेयर जो है वो सरकार करेगी, और कौन से वो गुड्स होंगे जिसको प्रिपेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेंगे, इस बात का भी निर्णय। कहता है लॉज ऑल्सो स्पेसिफाइड हाउ स्टेट एजेंसीज देमसेल्फ वर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट ईटीसी। लॉ इसलिए भी बनाया गया है, लॉ इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जितनी भी स्टेट एजेंसियां हैं, जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं, वो किस तरह से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कैसे वो प्रोवाइड करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे वो प्रोवाइड करेंगी, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोशल स्फेयर। कहता है हमारे देश की सरकार जो है उसने इसी तरह की जिम्मेवारी ली पूरे के पूरे सोशल स्फेयर पे, पूरे के पूरे सामाजिक स्तर पे। बट सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नॉट ओनली द प्रॉब्लम व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, देयर वेर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वॉज अ सोर्स ऑफ थ्रेट एंड द कंट्री हैड टू डेवलप सुटेबल पॉलिसीज टू डिफेंड इटसेल्फ। ये लो, कहता है बाबू कि हमारे देश के आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए जितना भी सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, है ना। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने देश को आगे बढ़ा लेना यही सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, बल्कि बाबू अपने देश की अखंडता को बचाने के लिए, अपने देश को बचा के रखने के लिए अपने दुश्मनों से एक ऐसी नीति की ज़रूरत थी जिस नीति से हमारा देश जो है वो आसानी से बच सके, है ना बच्चा। ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस देयर हैव बीन इंटरनल चैलेंजेस, regionalism has given rise to separatist tendencies that have to be countered in a long term perspective। कहता है कि इसके अलावा हम लोग के देश में
रिलीजन का चैलेंज, धर्म का चैलेंज बहुत बड़ा था, है ना। साथ ही साथ इसको बहुत लंबे समय तक हमें इससे निपटना था, इसके साथ रहना था, इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए लॉ की ज़रूरत थी। कहता है दीज वुड इंक्लूड नॉट ओनली डिफेंस पॉलिसीज बट ऑल्सो सिमिलर एफर्ट्स एट डिसेंट्रलाइजेशन दैट क्रिएट ग्रेटर नेशनल कोहेसिवनेस। कहता क्या है बाबू, कहता है कि इसके लिए सिर्फ हम लोग को डिफेंस पॉलिसी की ही ज़रूरत नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत थी। मतलब पावर को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को या वहाँ का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बना करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी, जो अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के समस्या को खुद समाधान करे, है ना। ये कहता है बच्चा। Thus, since independence, public policies in India have been formulated with a view to achieving socio-economic development and maintain national integrity। कहता है कि इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं वो सारी की सारी नीतियाँ इस सोच के साथ बनाई गई हैं ताकि हम लोग सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे डेवलप कर सकें और अपने देश की अखंडता को, अपने देश को एकजुट करके रख सकें। कहता है दीज गोल्स हैव बीन कॉम्प्लेक्स डिमांडिंग कोहेरेंट पॉलिसीज़। कहता है ये सारे जो गोल्स हैं, ये सारे जो हमारे लक्ष्य हैं, ये सारे के सारे लक्ष्य बहुत ही जटिल हैं, इसलिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे पॉलिसियों की ज़रूरत है जो पॉलिसियां हमें इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करवा सके, इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। कहता है दिस हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज गोल्स हैव हैड टू बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स। कहता है कि ये जो है ये एक बड़ी ही कड़ी चुनौती हो गई, बड़ी ही मुश्किल ये काम हो गया, बड़ा ही मुश्किल काम हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी गोल्स होते हैं वो सारे के सारे गोल को डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सब सेक्टर में। मेनी टाइम द पॉलिसीज हैव बीन कॉन्ट्राडिक्टरी। कहता है बहुत बार ऐसा होता है कि जो नीतियां होती हैं वो सारी की सारी नीतियां कैसी होती हैं बच्चे, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। मतलब सरकार नीतियों को तो बना देती है लेकिन लोगों के द्वारा उस नीतियों पे सहमति नहीं जाहिर की जाती है और जिसके कारण वो आगे चल करके काफ़ी बड़ा परेशानी का सबब बनता है। वॉट मे बी रैशनल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट बी सो फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। कहता है कि जो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वही चीज़ हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, हमारे देश को एकजुट रखने के लिए भी वो चीज़ सही हो। दस द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू कोप विथ एक्सटर्नल थ्रेट्स ETC। कहता है इसलिए ज़रूरत है हमें क्या कि बाहर के जितने भी खतरे हैं, जितने भी मुश्किलें हैं, उन सारे मुश्किलों से हम लोग लड़ सकें। इज़ इम्पॉर्टेंट but it may go against the principle of decentralization which provides for greater national cohesion of heterogeneous society. This is the reason why ascertaining of the cultural actual impact of public policy becomes a necessity. इसलिए कहता है बाबू कि अब इस तरह से हमें अपने देश को एकजुट रखने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत पड़ी थी जिन पॉलिसियों से हमारा देश जो है वो साथ रह सके, वो एकजुट रह सके और वो आगे बढ़ सके। ये कहता है ना बच्चा। आगे बढ़ें। आज बच्चे आगे के टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को देखो और कहता है द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। अब किस तरह से हमारे यहाँ आर्थिक बदलाव होने शुरू हुए थे, है ना, उस इकोनॉमिक चेंज को समझो। और उस इकोनॉमिक चेंज के बाद बाबू छोटे मोटे कुछ और टॉपिक्स बच गए हैं और उन टॉपिक्स के बाद आसानी से हम लोग अपने इस चैप्टर नंबर 4 को ख़त्म कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो ये लेक्चर और इसके बाद मुझे लगता है एक लेक्चर और लगना चाहिए और उस लेक्चर में हम लोग आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। आना बच्चा, देखना क्या कहता है द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन टू पीपल। कहता है ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस मिक्स्ड इकोनॉमी ने लोगों को काफ़ी हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड किया था, सामाजिक सुरक्षा लोगों को दिया था। बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लो, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो क्या था, वो काफ़ी कम था। द फॉल ऑफ वॉर्सो पैक्ट नेशन इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, birth of small states around Russia, formation of European Union and the pressure of heavy developmental loans from agencies like IMF, World Bank and ADB remained the major reason behind India's journey towards liberalization। ये लो बच्चा, कहता क्या है, कहता है यहाँ पे
वॉर्सो पैक्ट का खत्म होना, है ना, सोवियत यूनियन, बर्थ ऑफ स्मॉल स्टेट्स अराउंड रशिया, रशिया के आसपास छोटे मोटे देशों का जन्म लेना, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होना, प्रेशर ऑफ हेवी डेवलपमेंटल लोन्स फ्रॉम एजेंसीज लाइक आईएमएफ, आईएमएफ के तरफ से जो डेवलपमेंटल लोन था उस लोन का बहुत ज़्यादा प्रेशर, वर्ल्ड बैंक के तरफ से, एडीबी के तरफ से, ये बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया के जर्नी के लिए लिबरलाइजेशन की तरफ। मतलब इंडिया जो जैसे धीरे धीरे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सारे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अगर लिबरल हुआ है, अगर विनम्र हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाबू इसका देन है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इन सब का ये देन है। क्योंकि ये सारे जितने भी बैंक हैं, इन सारे बैंकों के कारण होता क्या था कि हमारे देश को फंड मिलते थे और फंड मिलने के कारण जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उस प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिलता था अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने का, जिससे वो लोग भी आगे बढ़ सके और देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। कहता है द एफर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कपल्ड विथ लिबरलाइजेशन रिमेन्ड अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी। ये लो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो एफर्ट है जिसको लिबरलाइजेशन के साथ मिला दिया गया था वो हमारे देश के पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, है ना बच्चा। और साथ साथ ये भी कहता है कि इस परिवर्तन से फ़ायदा ये मिला था कि अब हमारा देश जो था, जो आज़ादी के बाद जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा था, अब हमारा देश जो है उसमें भी कई सारे बदलाव देखे जाने लग गए थे, है ना। कितने सारे बदलाव देखे जाने लग गए थे, जिन बदलावों से अब हमारे देश में भी बाबू इकोनॉमिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ये सारे डेवलपमेंट होने लग गए थे। कहता है इंडिया डिसाइडेड टू embark upon a faster course of economic journey through multiple reforms program in 1991। कहता है इंडिया जो है वो इस बात के लिए अब तैयार हो गया था कि अब हमें अपने आर्थिक जो हमारा सफ़र है, इकोनॉमिक जर्नी जो है, अपने इकोनॉमिक जर्नी को अब हमें तेज़ करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा देश जो है वो क्या हो सके, वो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके और साथ ही साथ बहुत से डेवलपमेंट्स को फील कर सके। ये भी कहता है बच्चा कि द इकॉनमी वॉज एमिंग टू रेज इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। कहता है जो हमारा इकॉनमी था वो इकॉनमी इस बात के तरफ भी अब एम कर रहा था कि अपने पोटेंशियल को, अपने आप को, अपने ग्रोथ प्रोसेस को डेवलप करना है। ग्लोबलाइजेशन एज अ पॉलिसी हेल्प्ड इंडिया इन इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज इकॉनमी विद द वर्ल्ड इकॉनमी। कहता है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा पॉलिसी था जिस पॉलिसी से हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को संसार के अर्थव्यवस्था से जोड़ पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज रिफॉर्म्ड फर्स्ट थ्रू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। कहता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो रिफॉर्म हुआ, बदला गया और नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई थी हमारे देश में 1991 में। इट ओपनड अप द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। इस नए पॉलिसी ने बाहर के देशों से आने वाले कैपिटल इनफ्लो को ओपन कर दिया था। द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स हेल्प मेनी बिजनेस सेक्टर टू एक्सपैंड। कहता है कि अलग अलग तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो रोक थे, जो रुकावटें थी, उन सारे रुकावटों को हटाना बाबू ये एक बहुत बड़ा ही आप कह सकते हो वरदान साबित हुआ था हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए। दिस चेंज इन पॉलिसी ऑल्सो अलाउड इंक्रीज्ड एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग ऑन द अदर। कहता है कि ये जो बदलाव था हमारे देश के नीतियों में, ये सारी नीतियों में, पॉलिसियों में होने वाला बदलाव जो है वो हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी बढ़ा गया था और साथ ही साथ फंडिंग को भी बढ़ा गया था। इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन फंड इन स्ट्रॉन्ग करेंसीज हेल्प अ नेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बाई फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये लो कहता है इन्फ्यूजन का मतलब होता है वो मिलना, जिसमें हम लोग बात फॉरेन के फंड की करते हैं, है ना, उसके स्ट्रॉन्ग करेंसी की करते हैं, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इन सारे चीज़ों के मिलने से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई थी। हम लोग भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़े थे। फॉरेन फंड्स कम इन डिफरेंट वेज। कहता है कि बाहर विदेशों से आने वाले जो फंड थे वो अलग अलग तरीक़ों से आते थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs आर बिग फंड हाउसेस विच
इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल्सो इंगेज इन स्पेकुलेशन एक्टिवली। कहता है कि ये जितने भी FII वाले होते हैं ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ स्पेकुलेशन के एक्टिविटी में, मतलब स्पेकुलेशन मतलब प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ये स्टॉक मार्केट में होने वाले जितने भी फेरबदल हैं, जितने भी बदलाव हैं, उन सब एक्टिविटी में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। FIIs brings huge investment. There is also that leave a nation after offloading their portfolios। ये लोग कहता है कि इनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है, ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसी भी एक नेशन के पोर्टफोलियो को, मतलब उसके इन्वेस्टमेंट के नंबर को, उसके डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत ये मदद करता है। कहता है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस and OCIs overseas citizen of India invest the foreign currency in India to get better returns। कहता है जितने भी NRI हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, जितने भी OCIs हैं, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो सब हमारे देश में इन्वेस्ट करते थे ताकि उनको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सके। दे ऑल्सो इंजॉय द रेसिडेंशियल स्टेटस, वो साथ ही साथ हमारे देश में रहने का स्टेटस भी इंजॉय करते हैं। बट द गवर्नमेंट एक्चुअली लुक्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे देश की सरकार जो है वो देखती है किसको? FDI को। FDI इज मिंट फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। FDI की शुरुआत, इस FDI की स्टैब्लिशमेंट इसलिए की गई थी ताकि हमारे देश में इंडस्ट्री, उद्योग धंधों का शुरुआत हो सके। FDI नॉट ओनली ब्रिंग्स फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, कहता है FDI जो था वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट को ही नहीं लाता था, इट ऑल्सो इन्हांसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ ये रोजगार के अवसर को भी ये क्या करता था? इन्हांस करता था, आगे बढ़ाता था। बोलो बच्चा, यहाँ तक की बातें अगर बड़े आराम से क्लियर हैं तो, है ना? आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, है ना बच्चे? तो आना बड़े ध्यान से और आगे बढ़ना बच्चा। कहता है अ सीरीज ऑफ मेजर्स विच वर टेकन टुवर्ड्स लिबरलाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड। ये लो, कहता है बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाए गए थे, उपायों को अपनाया गया था बाबू, जिन उपायों से हमारे देश में कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन आई थी, इन्वेस्टमेंट में, निवेश में उदारीकरण आया था बाबू, सरकार के तरफ से बहुत सारे छूट मिले थे। ये सारी बातें, पहला पॉइंट देखो, देयर इज अ डुअल रूट ऑफ अप्रूवल ऑफ FDI। कहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल के लिए दो रास्ते खोल दिए गए थे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्टिकुलेटेड द एरियाज ऑफ ऑटोमेटिक रूट एंड द यूनियन गवर्नमेंट आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल थ्रू गवर्नमेंट रूट। ये लो, एक तरफ RBI का रूट था और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूट था। इन दोनों रूटों से, इन दोनों रास्तों से FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता था वो साफ हो गया था। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी agreements in high priorities industries and the process of removal of restriction on FDI in low technology areas as well as liberalization of technology imports। ये लो, कहता है ऑटोमेटिक परमिशन मिलने लग गए थे बाबू टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स के लिए, खास करके हाई प्रायोरिटी एरिया में, है ना। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन कहता है कि वो सारे जो रुकावटें थी उन सारी रुकावटों को ख़त्म कर दिया गया था FDI में, लो टेक्नोलॉजी एरिया में, और साथ ही साथ लिबरलाइजेशन दिया गया था टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में, है ना। बाहर के देशों से आप टेक्नोलॉजी अपने देशों में मंगवा सकते हो। परमिशन वॉज ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज टू इन्वेस्ट अप टू 100% पर कैपिटल 100% कैपिटल इन हाई प्रायोरिटी सेक्टर। ये लो, कहता है जितने भी NRI हैं, जितने भी OCB हैं, है ना, उन सबको बाबू पूरा का पूरा आज़ादी दिया गया था, छूट दिया गया था कि आप लोग 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश के प्रायोरिटी सेक्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाइक इन द फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन लिमिट टू 51% फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। कहता है कि जितने भी फॉरेन इक्विटी वाली जो कंपनियां थी उसमें 51% का हाइक दिया गया था, एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ फॉरेन ब्रांड्स नेम, और कहता है कि फॉरेन ब्रांड नेम को भी इस्तेमाल करने में पूरी की पूरी छूट दी गई थी। साइनिंग द कन्वेंशन ऑफ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहता है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कहता है कि साइन करना कन्वेंशनल मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करता है, जिसमें हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक रास्ता देते थे। दीज एफर्ट्स वर बूस्टेड बाय द इनैक्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कहता है कि ये जो एफर्ट था इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था फेमा एक्ट के साथ, जो 1999 में आया था, है ना, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
जो रिप्लेस किया था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो जिसने रिप्लेस किया था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को, जो 1973 से चल रहा था, है ना। कहता है विच वॉज लेस स्ट्रिंजेंट, जो फेरा एक्ट जो था वो बहुत कम उसमें बदलाव के चांसेस थे। 1997 इंडियन गवर्नमेंट अलाउड 100% FDI in cash and carry wholesale, and FDI in single brand retailing also allowed 51% in June 2006. After a long debate, further amendment was made in December 2012 which led to FDI 100% in single retailing and 51% in multiple brand retailing. The presence of Samsung, Sony, Coke, PepsiCo, HP, Microsoft, General Motors, Hyundai, Honda, Toyota, Volkswagen, Volvo are some example of FDI presence in India during the post liberalization days. बोलो अच्छा, यहाँ तक की बातें बड़े आराम से ध्यान रहेंगी, है ना। छोटी मोटी बातें हमने यहाँ तक की हैं बच्चे, आराम से ध्यान रखो। इसके बाद एक लेक्चर की मुझे और ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या थी। इस नीड ऑफ रिफॉर्म्स को समझने के बाद क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या डिसीज़न और क्या क्या गोल्स थे हमारे, है ना। रेगुलेटरी पॉलिसी की बातें हम लोग करेंगे, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन की बातें हम लोग करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की बातें हम लोग करेंगे बच्चे। वहाँ पे हम लोग बातें वहाँ प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये भी कर रहे होंगे कि किस तरह से इसके प्रोमिनेंट टाइप क्या क्या हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें हम लोग कर रहे होंगे, है ना। कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात कर रहे होंगे जिसमें FDI को रोका जाता है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बातें कर रहे होंगे। तो आराम से हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करके बाबू और अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नीड फॉर रिफॉर्म्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।